हाय फ्रेंड्स, वैसे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मुझे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार टाइप्स ऑफ बिल करा दो और कैसे प्रोसेस क्या होता है, कैसे पास होता है, लोकसभा है राज्यसभा है। तो मैं तो पूरा एक बार करा दो। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हार्डली 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, तो कर देते हैं। देखो, पहले तो आपको टाइप ऑफ बिल अगर बोलूँ तो ऑर्डनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल इज ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑर्डनरी बिल। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको ऑर्डनरी बिल पूछा जाता है, आपको मनी बिल पूछा जाता है। मनी बिल के ऊपर तो दुनिया भर का टॉपिक मैंने करा रखा है। आर्टिकल 109 वर्सेज आर्टिकल 1110 भी करा रखा है आप लोगों को मैंने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल नंबर जो हम 368 की बात करते हैं, पार्ट 20 के अंदर अलग से आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सबको एक बार देख ही लेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अब डाल दिया है और ऐसे बोले नहीं नहीं मेरे को तो जितना बोला उतना नहीं। एक बार हम पूरा उसको गो थ्रू भी कर लेंगे। ठीक है, स्लाइड टच रहेगा, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए भाई, और आखिरी मिनट पे अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा चीज भिड़ जाए आपको पता नहीं है ना। तो देखिए, जो ऑर्डनरी बिल पास होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो। पहला स्टेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता, जस्ट इंट्रोडक्शन होता है। वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और एक मिनिस्टर भी कर सकता है। देखिए, आपको बता दूं, प्राइवेट मेंबर का ये मतलब नहीं होता कि बाहर से कोई पर्सन आ रहा है, नहीं। जितने भी 545 मेंबर्स, 543 जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। उसके अंदर कुछ होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट होता है। आपको पता है, एज पर द अमेंडमेंट नंबर 10 जो 91st अमेंडमेंट था, उसके अंडर ये क्लॉज एडेड है कि ओनली द 15% ऑफ द टोटल सीट ऑफ द लोकसभा उतने ही, मतलब टोटल 15% ऑफ द लोकसभा अगर बोलूं मैं, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, उससे ज्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। और सेम गोज विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी उनकी स्ट्रेंथ होगी उसका 15%, ये आपको पता है। तो जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। अगर उनके अलावा कोई और इंट्रोड्यूस करता है तो वी कॉल्ड इट एज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो देखो, पहला जो होता है इंट्रोडक्शन फेज होता है। सिर्फ वहां पे किसी भी हाउस में, दोनों हाउस, लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता है गैजेट के अंदर। उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन के बिल ऐसा है। सेकंड रीडिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल स्टेज बोलते हैं। सेकंड रीडिंग के अंदर ही पूरी की पूरी डिस्कशन होती है। यहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है। सेकंड रीडिंग के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब वहां पे पहला जो स्टेज होता है वो जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद वो सेलेक्टेड कमिटीज को भेज सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर हाउस की होती है। बहुत सारी कमिटीज होती हैं। ज्वाइंट कमिटी, अगर ज्वाइंट बिल है तो ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा जा सकता है, ज्वाइंट स्टडी के अगर रेफर किया गया तो। और फिर उसके बाद कमिटी स्टेज जो होता है, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज उसका वो होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर सजेशन दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो मेजर होता है वो सेकंड स्टेज ही होता है इसका। सेकंड स्टेज मतलब सेकंड स्टेज का सेकंड क्लॉज कौन सा, कमिटी स्टेज। उसी में हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा उसका लेखा जोखा किया जा रहा है, कौन से पार्ट को हटाना है, कौन से पार्ट को रखना है, क्या और ऐड करना है, वही सब उसके अंदर होता है, जो सेकंड स्टेज होता है। ठीक है, कमिटी स्टेज जिसको बोलते हैं। और फिर आखिरी स्टेज होता है कंसिडरेशन स्टेज, जिसके अंदर आपको डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ हाँ और ना किया जाता है। ठीक है, और नहीं, हाँ ना नहीं होता, एक तरह से नॉर्मल छोटा सा अगर कोई डिस्कशन हो गया तो कंसिडरेशन में हो जाता है। और थर्ड रीडिंग जब होती है, जिसके अंदर सिर्फ वोटिंग होती है, थर्ड रीडिंग के अंदर वोटिंग होती है, यस और नो वाली, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होता। अभी थर्ड रीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता। आपको जो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा, देखो इतना सब आपको नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके अंदर क्या थर्ड रीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट हो सकता है, कि थर्ड रीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ना ही फर्स्ट रीडिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट होगा, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट इंट्रोडक्शन फेज। जो होगा सब सेकंड वाले स्टेज में होता है। तो सेकंड वाले स्टेज के भी 3 पार्ट है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले स्टेज के भी 3 पार्ट है। पहला जनरल डिस्कशन होता है, उसके अंदर हम रेफर करते हैं कमिटीज के अंदर, वो रेफर टू द कमिटीज। और कमिटी के अंदर क्या होता है, फिर क्लॉज बाय क्लॉज उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और फिर आखिर में कंसिडरेशन स्टेज होता है। थोड़ा बहुत अगर अमेंडमेंट रहा तो हो जाएगा, अदरवाइज मेनली पूरा काम कमिटी स्टेज में हो जाता है। और फिर आखिर में थर्ड रीडिंग होती है, जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं है, ओनली ए और नो, उनके यस और नो की जगह ये और नो होता है। तो ये होता है यहाँ पे, जिसके अंदर पास किया था, बस इतना ही होता है। अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं कौन से, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा अंडर द आर्टिकल नंबर 111, आपको पता होना चाहिए 111। अंडर आर्टिकल नंबर 111 के आप प्रेसिडेंट को भेजते हैं। प्रेसिडेंट अब क्या करेगा, उसको या बिल को पास करेगा, मतलब एसेंट देगा, या बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। आपको पता होना चाहिए कि एज पर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओनली प्रेसिडेंट कैन ओनली रीसेंड वंस, एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। वापस अगर बिल भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अच्छा, आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक और बात ऐड की गई थी कि जो भी एडवाइस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट। अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दैट बिकम वन ऑफ द क्लॉज फॉर द
this impeachment of the president. And what is the ground for the impeachment of the president? Violation of the constitution. और ये भी लिखा गया है कि if president is ignoring the advice, it means that it is violating the constitution, which means that president को मानना ही मानना पड़ेगा advice. एक और चीज आती है कि क्या जो एडवाइस दी जा रही प्रेसिडेंट को दैट इज क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नो, इट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सिंपल एज दैट. चलिए उसके बाद हाँ ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन आता है मनी बिल के ऊपर. आर्टिकल जो 110 है दैट टॉक्स अबाउट द मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, और ये भी बात करता है कि मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है. तो मनी बिल को सर्टिफाई करने के लिए स्पीकर है अंडर द आर्टिकल 110 क्लॉज 3, और 110 के अंदर दिया हुआ है कि आर्टिकल जो राज्यसभा की पावर बहुत लिमिटेड है, 14 दिन तक दे कैन कीप द मनी बिल, आफ्टर दैट दे हैव टू क्या बोलते हैं सेंड बैक टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास चला जाता है आगे. प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, बिकॉज उन्हें या फिर वो रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे. मेनली एक्सेप्ट ही कर लेते हैं वो. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 368. ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रेसिडेंट को हाँ ही करना है, प्रेसिडेंट को ना नहीं कर सकता, ना ही रिकंसिडरेशन को भेज सकता है. और ये कब ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था अमेंडमेंट नंबर 24 अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था अंडर इन द ईयर 1971. 24th अमेंडमेंट आया था 1971 के अंदर. ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. और अंडर आर्टिकल 368 कितने टाइप के अमेंडमेंट है? सिर्फ 2 टाइप के अमेंडमेंट की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 368. वेयर एज इन हाउ मेनी वे कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड? 3 वेज. एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन. बट आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 टाइप का मेंशन है, आपको पता होना चाहिए बात. ठीक है, चलिए अब बहुत इसके बारे तो पूरा आपको अगर मेरा PIQ देख लोगे तो यार इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं और बाकी आप इसको पढ़ लेना. पढ़ने लायक कुछ है नहीं, वैसे ही बताऊं तो बहुत ही छोटा सा था, बस मैंने यहाँ पे चीजें ऐड कर दी, सोचा कि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब चीजें हैं. देखिए वही दे रखा है आपको आर्टिकल 107 में. और हाँ, आर्टिकल 108 किसकी बात करता है? आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सेटिंग के बारे में. ज्वाइंट सेटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर जनरली हेड करता है. क्या लोग राज्यसभा का चेयरमैन इसको हेड करेगा कि नहीं? राज्यसभा का चेयरमैन इसको हेड नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज राज्यसभा का चेयरमैन इज अ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द हाउस. सिंपल एज दैट, टू कीप इट वेरी सिंपल. एंड यहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग कितनी बार बुलाई गई? 3 बार बुलाई गई. आपकी ड्यूटी बनती है 3 बार का पता करना. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, बाकी आप देख लो. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है कि जो हाँ ज्वाइंट सेटिंग एक स्पेशल केस है, बाय द वे बताता हूं. एंड इट वायलेट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई इट वायलेट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ये हमारे राज्यसभा के पावर्स को कटेल करता है. बिकॉज ज्वाइंट सेटिंग के अंदर बिल, कौन से बिल के लिए बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेटिंग? क्या मनी बिल के लिए बुलाया जा सकता है? नहीं. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता. अच्छा, एक और बात बताना भूल गया. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द स्पीकर, सॉरी कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर एज वेल एज द प्राइवेट मेंबर. दोनों हाउस में से किसी भी हाउस पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अच्छा, कम टू द ज्वाइंट सेटिंग. ज्वाइंट सेटिंग पे क्या बोल रहा था मैं कि फेडरल फीचर को वायलेट करता है क्योंकि राज्यसभा की पावर कटेल होती है. और जो सिंपल जिसी भी ऑर्डरिंग बिल के लिए बुलाया जाता है उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है पास करने के लिए. और सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए, तो समझ लो एक बात कि जब ज्वाइंट सेटिंग के अंदर फायदा किसको? लोकसभा को होगा. और कभी भी बिल अगर डेडलॉक हो जाए 6 महीने तक का, तब ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन है. अदरवाइज और ज्वाइंट सेटिंग जनरली अवॉइड किया जाता है, वैसे तो हो ही जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर. एक छोटा सा रिकैप था, बाकी और कुछ भी नहीं है. बाकी देखो और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए. अभी जो अगले टारगेट्स हैं मेरे, जैसे कि इंडियन जो ज्योग्राफी वाले जो PIQs हैं कराने, मुझे थोड़े बहुत बचे हुए हैं. और उसके बाद देखता हूँ उसमें मिसलेनियस में है तो दैट आई विल कवर. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.